आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ आलोक धनुआ की कविता पतंग का प्रश्नोत्तरी लेकर। पतंग शीर्षक कविता जो है, इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा। इसका लिंक, पहला लिंक दिया हुआ है, दूसरे लिंक में हम लोग उसके प्रश्नोत्तरी देखेंगे। प्रश्नोत्तरी में जैसा कि है कविता के साथ है, पाठ के आसपास है, ये दोनों हम लोग देखेंगे। तो पहले देखें कविता के साथ, यानी कि हमने कविता को कितना समझा, कितनी चीजें उससे सीखी, कितनी चीजें हमने पाई, जानी, कितनी चीजों को आत्मसात किया, ये कविता के साथ हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कविता के साथ का, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो बच्चों, वर्षा ऋतु में 2 महीने होते हैं, सावन भादो। सावन में रिमझिम बारिश होती है, सावन में बारिश के फुहारे होती हैं, और भादों में बहुत तेज बारिश होती है, तेज बौछारें पड़ती हैं, है ना। ये जो 3 महीने कहे गए हैं, सारे 3 ऋतुएं कही गई हैं, शरद, हेमंत और शिशिर। इन 3 ऋतुओं में सूर्य दक्षिणायन होते हैं, और इन 3 ऋतुओं को समग्र रूप से पितरों की ऋतु कहा जाता है। इसमें पितृपक्ष भी होते हैं, पितरों के ऋतु कही गई है इन्हें, कहा गया है इन्हें। और ऐसे में शरद महीने का महत्व भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये जान लीजिए कि शरद पूर्णिमा में यदि हम घर में खीर बनाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो ऐसा माना जाता है कि यदि उस खीर को बाहर ओस में रख दें तो जो उसकी बूंदें होती हैं वह अमृत के समान होती हैं। ठीक है, क्योंकि ठंड पड़ने लगती है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे घरों में मछलियों का जमाना भी बहुत प्रसिद्ध है कि जमी हुई मछलियां, हालांकि बहुत लोग गर्म खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोग ठंड और जमा हुआ मछली भी, पराठा मछली, रोटी मछली, जमी हुई मछली खाते हैं, लोगों को स्वाद लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम समझेंगे सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन क्या है। तो लिखा है कि वर्षा ऋतु के 2 महीने जो सावन भादो में तेज बौछारें होती हैं, प्रकृति तो जलमग्न हो जाती है, और इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति में बदलाव दिखता है। सुबह कैसी होती है, बिल्कुल खरगोश की आंख जैसी लाल होती है। ठीक है, यानी कि उसकी लाली बढ़ जाती है। सूर्य दक्षिण की ओर चले जाते हैं तो उनकी लाली दक्षिणायन हो जाते हैं, तो कहते हैं सूर्य की लाली बढ़ जाती है। लाली बढ़ेगी तो धूप भी बढ़ेगी, और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं इस मौसम में, तितलियां मंडराने लगती हैं, चारों दिशाओं में स्पष्ट दिखते हैं, यानी कि कुहासा कोहरा इतना नहीं होता जितना जनवरी महीने में कुहासे कोहरे या दिसंबर लास्ट में दिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, मौसम बड़ा अच्छा रहता है, सुहाना रहता है, खेलने कूदने के लिए, काम के लिए, सब कुछ के लिए, त्योहार मनाने के लिए भी बड़ा मजेदार और आकर्षक महीना है ये। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के खिले चेहरे, खुशनुमा चेहरे, है ना, कोमल भावनाओं, चंचलताओं और प्रतिस्पर्धाओं का चित्रण किया, यानी कॉम्पिटिशन्स उसके मन में जितने हैं उसका चित्रण किया है। और इसके जरिए रंग और इसका जो सोर्स बनाया है वह पतंग को बनाया है, क्योंकि पतंग भी काफी रंगीन होता है ना, और बच्चों के
भावनाएं भी काफी रंगीन, काफी सपनीली होती हैं, रंगीली होती हैं, बिल्कुल 7 रंगों से बुनी, है ना। और हल्की रंगीन पतला असल में बच्चों के कोमल, निश्चल और मासूम हृदय के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि ये कोमल चीजों से ही, हल्की चीजों से ही बहुत ऊंची उड़ान, भारी मन करके हम कोई काम नहीं कर सकते हैं ना। भारी मन से कोई काम अच्छे से नहीं होता। मन जितना हल्का रखिएगा, जितना खुशनुमा रखिएगा, जितना सहृदय रखिएगा, उतना आगे बढ़िएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न का भावार्थ समझना है, उसमें क्या लिखना है ये चीज हमको समझनी है और इसको राइटिंग्स में लेना है ना। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आलोक धनवाकृत पतंग एक बिंब प्रधान रचना है। बिंब मतलब जिस चीज की इमेज हमारे आंख के सामने बन सके। ठीक है, अब प्रकृति के बारे में जैसे बता रहा है तो क्या बता रहा है, खरगोश की आंख जैसी लाल है ना, लालिमा बढ़ती है। लालिमा देखते हैं हम लोग, अगर कभी भी नहीं देखे तो छठ जिनके घर में होता है और जो सुबह वाला अर्घ पड़ता है या शाम का, उसमें सूरज की लालिमा आपको दिखती है, आप उसका अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाक्षुष बिंब का निर्वहन किया गया, यानी कि चाक्षुष बिंब मतलब वो इमेज हमारी आंखों के सामने पूरी अच्छी तरह से बनता है। और वर्षा की ऋतुओं और भादों के जाने के बाद, शरद के आने के बाद, शरद द्वारा पुल पार करना, साइकिल चलाना, जोर जोर से घंटी बजाना, ये गतिशील बिंब का चित्रण है। और इसकी चित्रात्मक शैली भी बड़ी मनभावन है, मन में सीधे उतर जाती है। और आकाश को मुलायम बनाने, मुलायम यानी कि उसको छूकर ही तो हम जान सकेंगे, तो यहाँ स्पर्श बिंब की कल्पना की, यानी चाक्षुष बिंब हमने देखा, गतिशील बिंब देखा, ये अभी आपका स्पर्श बिंब देखा है ना, चित्रात्मक शैली देखी, और तेज बौछारें, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखें, है ना, पतंग ऊपर उठ सके, ये सारे में दृश्य बिंब है, यानी आंखों के सामने ये चलचित्र जैसा चलता है। तो बिंब में हमने बिंब कितने देखे यहाँ, चाक्षुष बिंब, दृश्य बिंब, गतिशील बिंब है, और एक बिंब हमने देखा स्पर्श बिंब। ठीक है, या 4 बिंब इस अवतरण में हमने देखा। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास रुई, धुनी हुई रुई होती है जो बहुत ही मुलायम, नरम और हल्की होती है। ठीक इसी तरह बच्चों का मन भी बच्चों बड़ा है निश्चल, है ना, कोमल और आकर्षक होता है ना, सरलता होती है उनमें, हल्कापन होता है। वो किसी चीज को बहुत गहरे स्तर से, यानी कि जिस तरह हम बड़े सोचते हैं उस तरह बच्चे कभी नहीं सोचते। उनमें बाल सुलभ इच्छाएं होती हैं, बाल सुलभ प्रश्न होते हैं, जो हमारा मन इस उम्र में आकर यानी बड़े हो जाने पर नहीं सोचता। तो ये उसकी तुलना जो है घुटी हुई रुई यानी कि जो धुनी हुई रुई है उससे की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। पतंग जितनी ऊंचाई जाती है वो भी लगभग लगता है कि उतनी ही ऊंचाई पर उड़े, उनके सपने भी उसी तरह घूमते हैं। पतंग की ऊंचाई जैसे हल्के सपने, हल्की सोच, है ना, हल्के विचार, वो बिल्कुल उसी तरह उड़ते हैं। यानी कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए पूर्ण स्वच्छंद रूप से मस्त रहते हैं और छत पर डोर अपने शरीर के संतुलन के हिसाब से बनाए रखते हैं।
जिस तरह पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को छूना चाहता है, ठीक उसी तरह बालमन भी उन्हीं ऊंचाइयों को छूना चाहता है और पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपनों के बराबर है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, क में देखेंगे, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इस पंक्ति का भाव ये होगा कि बच्चे जिस तरह छत पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं वे सख्त होती हैं, परंतु बच्चे इस तरह घूमते हैं जैसे वो बिल्कुल किस तरह उड़ रहे हैं, बिल्कुल नरम है। कठोर छत भी उनके सपनों को, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को, प्रक्रियाओं को, उनकी प्रकृति को रोक नहीं पाती है। वो पतंगबाजी करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुशियां मनाते हैं, सीटी बजाते हैं, किलकारियां करते हैं, ठीक है। और उनकी जो चिल्लाने की गूंज है, किसी लगता है कि दिशाओं में मृदंग बज रहा है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। वाद्य यंत्र नहीं बोलेंगे उसको, मतलब बजाने वाला होता है। हाँ, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। भावार्थ वाले वीडियो में काफी अच्छे से इन चीजों को बताया गया है। भावार्थ वाला वीडियो जरूर देखेंगे तो कविता आपको बेहतर समझ में आएगी और इसके प्रश्नों को करने में या जो भी आपको एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं वो राइटिंग्स में बड़ी सुविधा होगी, ठीक है बच्चों। तो दूसरी पंक्ति जो है उसका है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि बच्चे पतंगबाजी में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें एहसास नहीं होता कि आगे का जो किनारा है वो मेरे लिए खतरनाक है। मैं अगर उसके पार, उस सीमा को पार कर जाता हूँ तो गिर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, मर भी सकते हैं। ये उनको एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर वे कभी छत पर से गिर पड़ेंगे और उसके बाद अगर बच गए तो बिल्कुल निडर होकर के और क्या कहते हैं, बिल्कुल दोगुने जोश से फिर से वो अपने सपनों की ऊंचाइयों को उड़ान देते हैं। अपनी सपने की ऊंचाइयों को बिल्कुल तेज से बढ़ते हुए आगे बढ़े चले जाते हैं। और फिर से तो यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाहता है, आलोक धनवा जी बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए, हमेशा हमें आगे अच्छी सोच रखनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न है कि दिशाओं का मृदंग की तरह बजने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो पतंगबाजी जब बच्चे करते हैं, छतों पर दौड़ते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, किलकारियां मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनकी जो आवाज सुनाई पड़ती है ऐसा महसूस होता है जैसे मृदंग बज रहा है। जब पतंगे सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बिल्कुल भी नहीं। वहां तो काटा काटी वाला जोर होता है, तो हमको छत कहाँ समझ में आती है। आगे पीछे दाएं बाएं घूमते हैं, सरपट दौड़ते हैं छत पे, तो छत तो कठोर मालूम चलती नहीं, क्योंकि हमारे आगे तो वो पतंग दिखती है। पतंग इसको काटो, दौड़ इधर खींचो, दौड़ उधर खींचो, है ना, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, किस तरह वो पतंग काटी जाए उसकी खुशी अलग होती है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो जब भी हम कोई भी चुनौती हमारे सामने होती है, कोई भी खतरनाक, कुछ भी कठिन चीजें हमारे सामने आती हैं और हम उससे पार पा जाते हैं, निजात पा जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है और उसका मजा लेते हैं, उससे आनंदमय तरीके से खुशी खुशी हम उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं। ये था बच्चों कविता के साथ। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग आलोक धनवा की कविता पतंग के प्रश्नोत्तरी के क्रम में
कविता के साथ के प्रश्नों को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। कविता के आसपास का पहला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? ऑब्वियसली ये आपको नहीं लिखना है, क्या ख्याल आने चाहिए यहाँ आपको प्रश्न में लिखना है। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। और सोने पे सुहागा तो तब होगा, यानी जबरदस्त बात तो तब होगी कि जब क्या ख्याल आने चाहिए वो ख्याल जब आपके मन में आने लगे तो समझ लीजिए कि आप अपनी शिक्षा को, अपने शिक्षार्थी जीवन को परिपूर्ण कर रहे हैं, शिक्षा को आत्मसात कर रहे हैं। जब आपका मन और क्या होना चाहिए ये दोनों टैली करता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश और आपकी कोशिश यही होगी कि क्या होना चाहिए ये हमारे मन में अंदर से निकल कर आए। ठीक है बच्चों, तो जब पतंग ऊंची उड़ती है तो और के हर बाधाओं को पार करती हुई ऊपर उठती जाती है, उठती जाती है, उठती जाती है। ठीक उसी तरह जब हम भी पतंग को देखते हैं तो हमारा मन होता है कि जब वो पतंग हर बाधा को पार कर सकती है तो मैं क्यों नहीं पार कर सकती या कर सकता। हर बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य को पाना ही तो हमारा लक्ष्य है ना। दूसरा प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन में लय से क्या संबंध है? संगीत जो है हमेशा हमारे शरीर में रोमांच भर देता है, खुशियां भर देता है, प्रसन्नता भर देता है। और याद रखिएगा, जब भी हमारा मन खुश होता है या आपका मन खुश होता होगा, बहुत ज्यादा खुशी होती है तो मन गुनगुनाता है। इसी से हम लोग इस संगीतमय को, हमारा शरीर संगीतमय हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि संगीत हमारे जीवन में आनंद प्रदान करता है और जीवन संबंधी सूझबूझ की प्रेरणा हमें संगीत देता है। तीसरा और आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं, चर्चा कीजिए। महज एक धागे के सहारे पतंगों की ऊंचाइयां बच्चों को थाम लेती हैं। जैसे जैसे बच्चों के हाथ में थमी पतंगें आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं, वैसे वैसे बाल सुलभ मन कल्पनाएं भी लगातार ऊंचाइयों को छूता जाता है और एक दूसरे की पतंग को काटकर पतंगबाजी करते हुए बड़ी खुशी महसूस करता है। इस तरह बच्चों की जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तब वो प्रसन्नता से नाच उठता है। इसलिए कहा गया है कि एक धागे के सहारे उनकी धड़कती ऊंचाइयां थम जाती हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ ही आलोक खनवा की कविता पतंग का प्रश्नोत्तर कविता के साथ, कविता के आसपास पूर्ण होता है। धन्यवाद।